हेलो एवरीवन, मैं आयुषी भार्गव मौर्य गुरु क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, यानी चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें हमने बात करी डिफरेंट एजुकेशनलिस्ट की, जिसमें हमने जाना जेन जैक्स रूसे के बारे में, फिर हमने जाना जॉन ड्यूई के बारे में, जिन्हें हम फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के नाम से भी जान सकते हैं। फिर हमने बात करी कि उन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में बात करी थी, तो हम वही बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, और आज हम वही बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि हम उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो जॉन ड्यूई ने दिए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जॉन ड्यूई ने जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उनके बारे में। अब जॉन ड्यूई ने जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो दो दिए हैं। उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं? उन्होंने बताया है, जॉन ड्यूई ने जो दिए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जॉन ड्यूई ने कहा कि भाई जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए एजुकेशन की, जो शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, वो दो चीज़ों में बटे हुए हैं। पहला इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, दूसरा सोशल यानी सामाजिक। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई जो पहला होगा वो होगा इंडिविजुअल, जो दूसरा होगा वो होगा सोशल। तो इसके बारे में उन्होंने बात करी। फिर उन्होंने बताया कि भाई ये जो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी जो प्रगतिशील की जो उद्देश्य हैं जो जॉन ड्यूई ने दिए थे, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कि पहला उन्होंने बोला था कि भाई व्यक्तिगत होना चाहिए, यानी इंडिविजुअल पे डिपेंड करना चाहिए, और ऐसी एजुकेशन दो कि भाई जो इंडिविजुअल को बेहतर बनाए। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल को बेहतर बनाने के लिए जब उन्होंने बात करी कि भाई उस उद्देश्य यानी प्रगतिशील शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो भाई व्यक्तिगत होना चाहिए और सामाजिक होना चाहिए, क्योंकि हम ये सोशल के बारे में पढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि भाई हर चीज़ जो हो वो बच्चे को ऐसी सिखाई जाए कि जब वो बाहर लाइफ में जाए, जब वो एक्चुअली सोसाइटी में जाए तो वो उसके काम आए। तो उन्होंने ऐसा भी बोला था कि भाई स्कूल का करिकुलम, हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि स्कूल का जो करिकुलम होना चाहिए, जो स्कूल में एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, वो भी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो भाई जब बच्चा रियल लाइफ में जाए या भाई बच्चा बाहर सोसाइटी में जाए तो उसको वही स्किल्स और वही चीज़ें काम आए। तो अब उन्होंने इंडिविजुअल के बारे में भी यही बात करी। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। भाई उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल्स पे ऐसा होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल्स को ऐसा प्रगतिशील शिक्षा है वो ऐसा उनको बनाए कि भाई जो उनकी इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी तत्काल समस्याएं हैं, वो उनको सॉल्व कर दे। ऐसा उन्हें प्रोग्रेसिव एजुकेशन बताओ। अब हम जैसे कई बार क्या पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब जब हम गणित पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम अपनी बाहरी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ना हो, आप उनको ऐसी चीज़ें सिखाओ, जैसे हम प्रगतिशील शिक्षा में बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, है ना। अब हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान निकालने की हम बात करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच की बात करते हैं कि भाई एक प्रॉब्लम है, उसके अलग अलग सोल्यूशन, हर इंडिविजुअल अलग है और हर इंडिविजुअल उस एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेगा। तो उस एक समस्या के कितने समाधान हो सकते हैं वो हमें क्रिटिकल थिंकिंग बताती है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप उद्देश्य जो प्रगतिशील शिक्षा का जॉन ड्यूई के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत के लिए होना चाहिए, उन्होंने बोला वो ऐसा होना चाहिए कि भाई व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान तुरंत ढूंढ ले। जो उसकी तुरंत वाली समस्या है, जो उसके सामने अभी आई है, आपको नहीं पता था कि वो आने वाली है, वो आ गई है, तो अब उसका समाधान उसे पता हो, वो उसका समाधान कर पाए, मतलब इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो ढूंढ पाए। ठीक है, अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं और तुरंत आपका गाड़ी का टायर पंचर हो गया, अब आप क्या करेंगे? तो ये प्रॉब्लम तुरंत है, आपको नहीं पता था कि पहले से ऐसा होने वाला है, किसी ने बताया नहीं था कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन ये समस्या आपके सामने आ गई। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हो सकता है अगर आप है तो आप टायर चेंज करने लगे, हो सकता है कोई दूसरा होता उसको टायर चेंज करना नहीं आता तो वो किसी को कॉल करता कि भाई आप आ जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा रास्ता ख़राब हो गया, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई तो मैं रास्ते में जा नहीं पा रहा हूँ। तीसरा हो सकता है कोई बोले कि मैं गाड़ी यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ऑटो कर लेता हूँ और अभी मैं अपने काम पर पहुँच जाता हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। चौथा हो सकता है कि कोई ये करता है कि अपने दोस्त की मदद से जो सर्विस स्टेशन
होता है वहाँ तक उसको धक्के दे के लेके जाए। तो मतलब हर कोई अलग अलग ऑप्शन से हर कोई अलग अलग प्रॉब्लम का समाधान निकालेगा। तो अब ये सारी चीज़ें हम तभी सीख पाएंगे, हमें तभी पता होगा कि ये ऑप्शन से हम ये कर सकते हैं, जब हमें स्कूल लाइफ में, जब हमें प्रोग्रेसिव शिक्षा में ऐसा सिखाया गया हो कि भाई हाँ। और ये कब सिखाया गया होगा? जब हमारी क्लास में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, हमें डिफरेंट असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, या फिर डिफरेंट बातों पर हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, या फिर हम डिबेट करेंगे, या फिर हम कोई ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, एक्टिविटी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम देखेंगे कि भाई हम किस में क्या बेस्ट कर सकते हैं। क्या हम ग्रुप डिस्कशन में बच्चा बेस्ट सीख रहा है, क्या हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें बच्चा बेस्ट सीख रहा है, क्या हम असाइनमेंट्स कर रहे हैं उसमें बच्चा बेस्ट सीख रहा है। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं घर पे करने के लिए कि आप ऐसा प्रोजेक्ट करके लाओ, या एक्टिविटी दे रहे हैं, या बच्चे को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि भाई हमने एक प्रॉब्लम दे दी, समझ लो आप, है ना, आपका एग्जाम है और आप एग्जाम देने जा रहे हो और सुबह सुबह क्या हुआ कि आप जिस गाड़ी से जा रहे हो उसका टायर पंचर हो गया। अगर आपने कभी उसको ऐसे एग्जाम्पल क्लास में दिए होंगे तो जब क्लास में बैठ के अलग अलग बच्चों ने अलग अलग सोल्यूशन दिए होंगे तो उसको वो सब याद आ जाएगा। और वो जब याद आ जाएगा तो बच्चा एक्चुअली जब मैं रियल लाइफ में वो होगा तो उसे पता होगा कि भाई ये 5 बच्चों के मुझे याद है या ये 10 बच्चों के मुझे याद है, अब मुझे पता है कि मुझे इसमें क्या करना है, मेरे लिए इस वक्त कौन सा बेस्ट है, मैं वही करूँगा। और अगर क्लास में ऐसे डिस्कशन नहीं हुए होते तो बच्चा अपनी ही एक जवाब पर होता कि भाई मुझे तो यही याद आ रहा है तो मैं यही करता हूँ, बिना सोचे समझे कि इसके और क्या तरीके हो सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो प्रगतिशील शिक्षा है वो बताती है कि भाई आपको ये सबसे क्लास में बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो बोल रहे हैं कि स्कूल क्या है, मिनिएचर वर्जन है सोसाइटी का या फॉर्म है। सोसाइटी का। तो अब जो स्कूल में हो रहा है, बच्चे को स्कूल में ऐसे ही सिखाया जाए कि वो बाहर जब सोसाइटी में जाए तो उसे पता हो कि मेरे को क्या करना, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि भाई एक्सटेंशन है सोसाइटी स्कूल का। तो स्कूल में जैसा बच्चा सीख रहा है वही वो अप्लाई करेगा सोसाइटी में बड़े होके। तो हम क्यों ना उसे ऐसी चीज़ें सिखाएं जो रियल लाइफ बेस्ड हो, जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड हो, जो टेंडेंसी है कि हम आगे जाके वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि भाई क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे थे कि सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ इमीडिएट इंपॉर्टेंस, यानी महत्वपूर्ण समस्याओं का तत्काल समाधान बच्चे कर पाएं, ऐसा उनकी प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब उन्होंने बोला कि भाई अब ये जो सारी चीजें हैं, जैसे कि क्या, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, यानी समस्या का समाधान, फिर आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, तो ये उन्होंने बोला ये सब बच्चा सीखेगा कैसे। क्या अगर आज मैं ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड देखूं तो ट्रेडिशनल में मैं टीचर आया, टीचर ने बच्चों को पढ़ाया और टीचर पढ़ा के चला गया, तो क्या बच्चों का ये कुछ भी स्किल डेवलप हुआ कि वो क्या डिसीजन मेक कर रहे हैं, क्या वो निर्णय लेने की उनकी क्षमता डेवलप हुई, क्या उनकी आलोचनात्मक सोच डेवलप हुई, या फिर क्या उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या को समाधान करने का वो डेवलप हुआ। नहीं, जब मैं उनको क्लास में तरीके के एक्सपीरियंस कराऊंगी, तरह तरह की एक्टिविटीज़ उनसे कराऊंगी, तरह तरह के उनको होमवर्क दूंगी, असाइनमेंट्स दूंगी, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, जब हम ये सब कराएंगे, तरह तरह के उन्हें साइंस के या और भी चीज़ों के एक्सपेरिमेंट कराएंगे, बच्चा जब एक्सपेरिमेंट करेगा, हम बोलते हैं ना बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसे करने दो, उसी से वो सीखेगा। तो जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा, जब बच्चा ये सारी चीजें करेगा, तब उसमें ये सारी चीजें डेवलप होंगी। और ये इसीलिए जरूरी है ताकि बच्चा अपनी इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख पाए। तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि भाई एक्सपेरिमेंटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हम समझे एक्सपेरिमेंटेशन से, यानी डिफरेंट तरीके के एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, उससे आपकी लर्निंग हो रही है। अब जब हम एक्सपेरिमेंट से लर्न करते हैं ना तो क्या होता है,
लर्निंग हो रही है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ना कि सिर्फ रोट लर्निंग, यानी रटकर आप लर्न नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट समझ के याद कर रहे हो, सिर्फ रट्टा मार के याद नहीं कर रहे हो कि भाई मैंने रट्टा मार लिया और मुझे याद हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन बहुत जरूरी है, कि भाई बच्चे को भी एक्सपीरियंस कराओ, आप उसे डू करने दो। हमने बोला था ना, डूइंग की बात करी थी जॉन ड्यूई ने, कि उसे बच्चे को डू करने दो, बच्चे को करने दो वो चीज़, उसे वो सीखने दो कि वो कैसे होता है। जब तक हम बच्चे को बता रहे हैं कि भाई चाय ऐसे बनाते हैं, उसने समझ लिया, हाँ चाय में पहले पानी उबालते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, फिर उसमें चाय पत्ती डालते हैं, जो जो डालते हैं। तो अब मैंने एक उन्हें बोल के बताया, एक उन्होंने खुद से किया, तब उन्हें और समस्याएं आएंगी, तब उन्हें पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ें भी होती हैं। तो क्या है, एक करने में और एक सिर्फ बोलने में बहुत फ़र्क है। जो ट्रेडिशनल वाला है वो सिर्फ बोलता था, जो प्रोग्रेसिव वो कहते हैं बच्चों को करके सिखाओ, बच्चों को सीखने दो करके, एक्सपेरिमेंटेशन उन्हें करने दो। ठीक है, जब हम केक बनाते हैं आपको पता है, तो हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या सही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब नई नई रेसिपीज़ भी हम ट्राई करते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, चलो इसमें आज इसकी जगह ये डाल देते हैं, चलो आज इसमें इसकी जगह ये डाल देते हैं। तो ये जो चीज़ है, एक्सपेरिमेंटेशन से ही बच्चे का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, ना कि रोट लर्निंग होती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें करना क्लासरूम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई उन्होंने बोला सोशल, अब सामाजिक, हमने पहले क्या देखा, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। अब हमने दूसरे की बात करी थी, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, सोशल, कि भाई उन्होंने सोशल के बारे में बात करी कि लर्नर्स को आप ऐसी शिक्षा दो कि बच्चा भाई सामाजिक तरीके से और इकोनॉमिक तरीके से एफिशिएंट हो, मतलब उसको करना आता हो। जैसे अब आपको पता है आजकल बहुत सारे स्कूल्स में क्या हो रहा है, आजकल बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों को डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, ठीक है, फिर नीडल क्लास, ठीक है, फिर उसके बाद योगा क्लास, स्विमिंग होती है, हॉर्स राइडिंग की क्लासेस होती हैं, ठीक है, पेंटिंग होती है। तो भाई अब ये सब चीजें क्यों कराई जा रही है क्लास में, क्यों ये सब चीजें क्लास में कराई जा रही है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये सब आता है आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर, यानी प्रगतिशील एजुकेशन के अंदर। प्रगतिशील शिक्षा का यह हिस्सा है। ट्रेडिशनल में जब तक होता था तब तक ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती थी, लेकिन ट्रेडिशनल के बाद से जब से प्रगतिशील शिक्षा शुरू हुई है, जब से प्रोग्रेसिव एजुकेशन स्टार्ट हुई है, तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई ये सब चीज़ें इंक्लूड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चा अब सिर्फ क्लास के लिए तैयार नहीं हो रहा, बच्चा बाहरी जिंदगी के लिए भी तैयार हो रहा है। बच्चा स्कूल मान रहा है कि एक्सटेंशन है सोसाइटी का, तो जो स्कूल में कर रहा है वही सोसाइटी में जाके भी उसे करना है। तो भाई ऐसी चीज़ें सिखाओ बच्चे को कि वो बाहरी दुनिया में भी काम आए। ठीक है, अब जैसे आपको पता है जो फॉरेन के स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को लॉन्ड्री भी सिखाते हैं कि कपड़े कैसे धोने, कुकिंग कैसे करनी है, खाना बनाना भी सिखाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके दोनों पेरेंट्स क्या होते हैं, वर्किंग होते हैं। तो अब बच्चे को अगर घर पे भूख लगी तो वो क्या भूखा रहेगा, या कपड़े स्कूल यूनिफॉर्म धोने की ज़रूरत है, लॉन्ड्री में कोई नहीं है, तो उसे खुद वॉशिंग मशीन चलाना आना चाहिए। क्योंकि ये क्या है, ये सोशल स्किल्स हैं, ये आपको ज़रूरत है इनकी, मतलब आपकी इंडिविजुअल चीज़ें हैं कि भाई आपको ये करना ही करना है ना। तो अगर कोई घर पे नहीं हो तब भी आप ये चीज़ें कर पाएँ, इसके लिए बोलते हैं कि ये सब चीज़ें आनी ज़रूरी बहुत है। ठीक है, अगर घर पे पेरेंट्स नहीं भी हैं तो भी आपको ये काम आने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वो स्कूल में ये सब चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि ये बेसिक स्किल्स है, ये सबको आनी चाहिए। कोई किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, कोई बच्चा अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट ना रहे कि वो जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं खाना ही नहीं खा पाऊँ। तो इसीलिए उनको बेसिक चीज़ें सब सिखाते हैं कि भाई घर में कर्टेन कैसे लगाने, घर में कोई गेस्ट आया तो उसके लिए कैसे करना है, किचन में कैसे काम करना है, तो सारी की सारी बेसिक चीज़ें उन्हें आती हैं। सिमिलरली अब जैसे आपने देखा होगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ही हिस्सा हम बोल सकते हैं NEP है, मतलब उसी के लिए स्टार्ट हुआ है। जैसे हम बात करते थे कि पहले बच्चा साइंस के साथ कोई भैया कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकता, कॉमर्स के साथ वो कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकता, या फिर वो आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ भाई कोई पेंटिंग या फिर मैथ्स नहीं ले सकता। लेकिन आजकल NEP आने के बाद बच्चा
मैथ्स वाला भी बच्चा पेंटिंग या ड्राइंग या योगा ले सकता है। तो ये किसका है कि भाई बच्चे को ज़रूरी नहीं है ना कि वो एक ही स्किल में डेवलप होना चाहे, भाई उसको उसका बाद में जाके वो मैथ्स में कुछ करना चाहता है लेकिन अभी उसे साइंस पढ़ना है, या बाद में जाके वो पेंटिंग उसका करना चाहता है, वो पैशन है, वो फॉलो करना चाहता है साइंस पढ़ने के साथ साथ, तो भाई उसे पेंटिंग की क्लासेस भी तो प्रोवाइड करवाई जाएँ। तो ये सब बोला एनईपी में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, कि भाई बच्चे का जो इनेट टैलेंट है, जिसकी हम बात करते हैं कि जन्मजात जो उसकी क्षमता है, उस पर हमें काम करना है, उसको हमें दबाना नहीं है, उसको हमें निखारना है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कही थी। फिर अब उन्होंने बोला कि भाई डांस है, म्यूजिक है, नीडल वर्क है, योगा क्लास है, स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है और पेंटिंग है। अब हो सकता है बच्चे ने स्कूल में शौकिया तौर से शुरू किया हो, बच्चे को शौक हो इसलिए उसने ये सब चीज़ें शुरू करी हो, लेकिन अब क्या हुआ कि बच्चे का शौक तो था, लेकिन उसने क्या सोचा कि 11th-12th के बाद कॉलेज में भी उसे लगा कि भाई मैं इसे ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ, मैं इसे ही अपना जॉब बनाना चाहता हूँ, मैं इसी में अपना जॉब लाइन पकड़ना चाहता हूँ। तो वो डांस हो सकता है कि भाई कोई कोरियोग्राफर बनना चाहे, कोई सिंगर बनना चाहे, म्यूज़िक की क्लासेस भी होती हैं, कोई गिटारिस्ट बनना चाहे, ठीक है, या फिर कोई भाई बहुत अच्छा पेंटर बनना चाहे, बाद में जाके वो पेंटिंग में करियर परस्यू करना चाहे, या फिर कोई भाई फैशन डिज़ाइनर बनना चाहे, तो उसके लिए नीडल वर्क स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई स्विमर बनना चाहे, कोई नेशनल लेवल पे स्विमिंग खेलना चाहे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं, हॉर्स राइडिंग होती है कि भाई बच्चा अगर आगे इसमें अपना करियर बनाना चाहे तो वो भी बना ले। उसने शुरू किया था अपने शौक के तौर पे कि उसे अच्छा लगता था, लेकिन बाद में जाके उससे ही वो पैसे कमाने लगा, यानी उससे उसको इकोनॉमिक प्रोफिशिएंसी आ रही है, एफिशिएंसी आ रही है कि भाई वो उसके पैसे का जरिया बन गया। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छे स्पीकर होते हैं स्कूल में, वो बाद में जाके पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच बन जाते हैं। तो उससे क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पसंद वाली चीज़ को करियर बना लिया, यानी पैसा कमा रहे हैं, इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो गए उसमें वो, है ना। तो यही चीज़ बात करी कि भाई डांस है, म्यूजिक है, नीडल है, योगा क्लास, योगा टीचर बन गए बड़े होके, हॉर्स राइडिंग, पेंटिंग, स्विमिंग, तो ये सब बाद में जाके आपको एक इकोनॉमिक प्रोफिशिएंट बना रहा है। ठीक है, सोशल स्किल्स की भाई आपने लॉन्ड्री करना सीख लिया, आपने खाना बनाना सीख लिया, आपको बेसिक जैसे स्कूल्स में कुकिंग क्लासेस भी होती हैं कहीं में, ठीक है, तो आपको क्या सिखा रहे हैं, कुकिंग सिखा रहे हैं, ताकि बाहर की ज़िंदगी के लिए तैयार हो पाओ। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, क्योंकि बेसिकली स्कूल से निकल के तो आपको बाहर की ज़िंदगी में ही जाना है ना, तो आप बाहर की ज़िंदगी के लिए तैयार हो पाओ, वो आपको ऐसे तैयार करते हैं। ऐसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाले चाहते थे कि ऐसे बच्चों को तैयार किया जाए कि भाई वो सामाजिकली भी प्रोफिशिएंट हो और वो इकोनॉमिकली भी प्रोफिशिएंट बन जाए, फाइनेंशियली भी प्रोफिशिएंट बन जाए, तो उनको ऐसी एजुकेशन दी जाए स्कूल में। ठीक है, ये बात हुई कि भाई सोशल की बात हो गई, यानी हेल्प लर्नर्स टू डेवलप सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोफिशिएंसी, यानी सामाजिक और आर्थिक दक्षता विकसित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करें। अभी हमने यही पॉइंट समझा, हमने यही पॉइंट की बात करी। ठीक है, अब देखते हैं, उन्होंने बोला कि भाई सोशल भी है और आप फाइनेंशियल भी बेटर हो रहे हो, और फिर उन्होंने बात करी मॉरल डेवलपमेंट की भी। जॉन ड्यूई ने सामाजिक में सोशल जो उनका था कि भाई ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव यानी सामाजिक उद्देश्य था, उसमें उन्होंने बात करी कि मॉरल भी होना चाहिए, यानी नैतिक विकास भी बच्चे का होना चाहिए स्कूल से, क्योंकि बाहर जाता है जब बच्चा तो सबसे ज़्यादा वो यही देखता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसी असमंज में रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है कि भाई मेरे लिए क्या करना ठीक है और क्या करना नहीं ठीक है, मुझे किससे सज़ा हो सकती है, किससे सज़ा नहीं होगी, मेरे को जब मैं कोई काम करूंगा तो किससे घर वाले खुश होंगे, किससे समाज को बेनिफिट हो और किससे नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमको यही उद्देश्य बताता है कि भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ये सामाजिक उद्देश्य भी है कि इसीलिए प्रगतिशील शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी है कि वो हमें नैतिक व्यवहार भी सिखा रही है कि भाई क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, क्या सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है और क्या सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो अब बच्चा ये समझ रहा है कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या एक्सेप्टेबल है क्या अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। ठीक है, अब जैसे चोरी करना हमें पता है बुरी बात है,
तो अगर बच्चा चोरी कर रहा है, अगर आप उसे स्कूल से सिखा रहे हो कि देखो हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें सबके साथ काइंड रहना चाहिए, हमें जानवरों को बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों से गंदे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, या हम दूसरों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो ये जो जो चीज़ें हैं ये सब आपको नैतिक विकास के अंदर आती है, सब नैतिक विकास आपको सिखा रहा है। तो जब आप बाहर जाओगे, बाहर आप किसी को देखोगे किसी ने चोरी करी है आपके सामने, तो आप बोलोगे नहीं ये गलत बात। आपके दोस्त ने बताया कि आज मैंने यहाँ से ये उठा लिया, तो आप बोलोगे नहीं ये गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, चल के उसको आके पैसे देकर आते जितने की भी ये चीज़ थी। तो ये वाली जो चीज़ है कि क्या एक्सेप्टेबल है क्या अनएक्सेप्टेबल, आपको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, ये सब आपको कौन सिखा रहा है, ये सब आपको बता रहा है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो जॉन ड्यूई ने बात करी थी उसका सामाजिक उद्देश्य क्या, मतलब आपको मॉरल कैरेक्टर भी आपका डेवलप होना है, आपका नैतिक विकास भी होना, उन्होंने बोला। ठीक है, तो यही सब आपके नैतिक विकास के अंदर आता है। ठीक है, अब उन्होंने एक और चीज़ की बात करी थी जिसके बारे में पॉजिटिव मोरालिटी, ये हमने बात कर ली कि सकारात्मक नैतिकता होनी चाहिए, मोरालिटी सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात करी। फिर अब हम बात करते हैं कि भाई जॉन ड्यूई ने एक और चीज़ बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट, जो उन्होंने बोला कि भाई क्या होना चाहिए ना, उन्होंने ऐसे बात करी कि भाई हमें बच्चों को ये भी सिखाना है कि जो सोसाइटी के प्रतिरोधक ऐसे हैं जिनमें हमें नहीं जाना चाहिए, मतलब हमें उनकी बुराइयों से बचना चाहिए। सोसाइटी में क्या है, अच्छाई बुराई दोनों है, आपको अच्छी चीज़ें भी देखने मिलेंगी तो आपको बुरी चीज़ें जिसको हम रॉन्ग थिंग्स या फिर अनएक्सेप्टेबल चीज़ें बोलते हैं वो भी देखने मिलेगी। तो अब आपको किस तरफ जाना और किस तरफ नहीं जाना, क्या आपके दोस्त आपकी, इसमें संगति का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे आपके आसपास वाले लोग होंगे वैसे ही आप काम करेंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला कि भाई आपका क्या है, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल की बात करी उन्होंने कि क्या हम एक्सेप्ट करेंगे क्या हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब उन्होंने बोला कि भाई क्या है ना, एक्सेप्ट और अनएक्सेप्ट की उन्होंने बात करी। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि भाई कुछ चीज़ें सही होती है सोसाइटी में समाज के अकॉर्डिंग, कुछ राइट्स होते हैं, कुछ सही चीज़ें होती हैं और कुछ गलत चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब उन्होंने जॉन ड्यूई ने बताया कि भाई सामाजिक जो उद्देश्य है वो ये भी कहता है कि भाई बच्चों को हमें जो सोसाइटी के हार्मफुल एलिमेंट्स हैं उनको नहीं करना चाहिए, मतलब अपनी इच्छा को कंट्रोल करना चाहिए, इच्छा को नियंत्रण में रखना चाहिए कि भाई मैं ऐसी किसी गलत चीज़ में ना फंस जाऊँ, चाहे वो सट्टेबाजी हो, चाहे वो गैम्बलिंग हो, चाहे इंटरनेट एडिक्शन हो, चाहे आपका अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, या फिर विदाउट रूल्स फॉलो करे ड्राइविंग करना हो, तेज़ रैश ड्राइविंग करना, तो वो सब हमें नहीं करना चाहिए। हमें उन अपनी ऐसी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ आज सीखेंगे, जैसे मुझे क्लास में मैंने ऐसे बच्चा देखा उसको दूसरे बच्चे को मारने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटा गलत बात है, ऐसे हमें नहीं करना है, आप अपना गुस्सा किसी और तरीके से अच्छे तरीके से निकालिए। तो जब वो बाहर जाएगा तो भी उसे ये समझ आएगा कि मुझे किसी से मैं ऐसे पीट नहीं सकता, किसी को ऐसे मैं मार नहीं सकता। तो हमें क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं कि सोसाइटी का एक्सटेंशन ऑफ स्कूल है, तो इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम बच्चे को वही सारी चीज़ें सिखाएं जो उसे बाहर जाके करनी है, कि भाई सोसाइटी में जो ऐसे हार्मफुल नीड्स हैं, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, उनकी डिज़ायर पे आप कंट्रोल रखें, यानी ऐसे पे आप नियंत्रण रखें ऐसी इच्छाओं पर। ठीक है, तो ये उन्होंने बात करी, ये आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी हमने देखा, जो अभी हमने समझा कि कंट्रोल्स वंस डिज़ायर दैट आर हार्मफुल, अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखे जो हानिकारक हो, ये भी हमने समझ लिया। हमने पॉजिटिव मोरालिटी, सकारात्मक नैतिकता समझी। हेल्प लर्नर्स टू डेवलप सोशल एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये भी हमने समझ लिया। सामाजिक और आर्थिक दक्षता विकसित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करें, ये सारे पॉइंट्स हमने समझ लिए। हमने इंडिविजुअल की भी बात कर ली, यानी व्यक्तिगत में भी बात कर लिया कि भाई एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि बच्चे की जो तत्काल समस्या है उसका उन्हें सोल्यूशन मिल जाए, और हमने सामाजिक की भी बात कर ली। चलिए आगे चलते हैं, अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दृष्टि बाधित छात्रों के साथ काम करते समय एक शिक्षक को कौन से निर्देशात्मक अनुकूलन करने चाहिए, यानी व्हाट इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक, यानी
इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन मतलब कैसे इंस्ट्रक्शन उन्हें देने चाहिए, किस तरीके से देने चाहिए कि बच्चों को बेहतर से बेहतर तरीके से निर्देश समझ आ जाए। शुड अ टीचर मेक वाइल वर्किंग विद स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड, मतलब जो दृष्टिबाधित, जिनको दिखाई नहीं देता, विजुअली चैलेंज बच्चे जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए टीचर कैसे निर्देश दे सबसे बेस्ट तरीके से कि बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए। तो अब फर्स्ट है विभिन्न प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का उपयोग करें। दृश्य प्रस्तुतियों का उपयोग करें, खुद को उन्मुख करें ताकि छात्र एयर को करीब से देख सके, उन्हें करीब से देख सके। विभिन्न लिखित कार्यों पर विशेष रूप से कार्य पत्रों का पर ध्यान दें। स्पष्ट रूप से बोले और बहुत अधिक स्पर्श और महसूस करने वाली चीज़ों पर ध्यान दें। यूज वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशंस। ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट द स्टूडेंट्स कैन वॉच हर क्लोजली, मतलब बहुत सारी विजुअल प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी, वीडियोस, पिक्चर्स, जीआईएफ का इस्तेमाल करें। उनके करीब चले जाएं, उनको ऐसे उनके सामने जाके खड़े हों, ऐसे उनके सामने उस पोजीशन में खड़े रहें कि वो आपको क्लोजली अच्छे से पास से देख पाएं। फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ रिटन टास्क, मतलब उनसे लिखवाने की बहुत सारी रिटन टास्क जैसे वर्कशीट्स होती हैं, उनकी मदद कराएं। या फिर स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स, या फिर अच्छे से बोलें और खूब सारी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिन्हें बच्चा टच और फील कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसा एक वुडन सा कार्डबोर्ड होता है, ठीक है, वुडन कार्डबोर्ड होता है, उस पर क्या होता है, उस पर लेटर गुदे हुए होते हैं, एनग्रेव्ड होते हैं, जैसे ए और बी। तो उसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा ऐसे, बच्चा उस पर हाथ फेरता है, अच्छा ये ए है, ये बी है, ये सी बना हुआ होता है उसमें, और बच्चा उस पर हाथ फेरता है, सी है। तो ऐसे करके टच और फील करके, यानी स्पर्श और महसूस करके वो समझ रहा है कि वो क्या अल्फाबेट है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देख नहीं पा रहा लेकिन सुन तो पा रहा है ना अच्छे से, तो मैं ऐसे बोलूँ कि बच्चे को क्लियरली समझ आए और ऐसी चीज़ों का उसे उपयोग कराऊँ जिससे वो टच करके और फील करके समझ पाए। तो भाई बच्चे को दिख नहीं रहा है तो विजुअल प्रेजेंटेशन का तो कोई काम ही नहीं है। वॉच हर क्लोजली, वो बच्चे टीचर को करीब से देख पाए, उसका भी नहीं है। वर्कशीट वो कर नहीं पाएगा, रिटर्न टास्क है क्योंकि। तो स्पीक क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से बोले और बहुत अधिक स्पर्श और महसूस करने वाली चीज़ों का उपयोग करें। तो यानी ये वाला ऑप्शन जो है ये इसमें एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है, यानी बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सबसे बेहतर तरीके से। हो सकता है इसमें दो ऑप्शन ऐसे हो जो दोनों ही आपको बता रहे हो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लेकिन आपको वो बताना है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा हो, जो सर्वोत्तम वर्णन कर रहा हो वो बताना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा कौन डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब तो हो सकता है सारे ही कर रहे हो, लेकिन बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा कर रहा है, सर्वोत्तम वर्णन कौन सा कर रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहले आता है विषयगत इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, यानी थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट टेस्ट और रैंकिंग। कि भाई आप बच्चों का क्या कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पर टेस्ट ले रहे हो, जैसे स्कूल में होता है ना, यूनिट टेस्ट 1, फिर दूसरे महीने में होगा यूनिट टेस्ट 2, फिर हाफ ईयरली बच्चों के एग्जाम होते हैं, फिर उसके बीच में यूनिट टेस्ट 3, फिर यूनिट टेस्ट 4 और फिर आपके फाइनल एग्जाम। तो मतलब रेगुलर यूनिट टेस्ट लो और रैंकिंग करो। अब यूनिट टेस्ट में बच्चे के जो मार्क्स आए आप उसके बेसिस पे उन्हें रैंकिंग कर दो, यानी आप ये बता दो कि ये बच्चा फर्स्ट आया, ये बच्चा सेकंड आया, ये बच्चा थर्ड आया, रैंकिंग कर दो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो हमेशा ध्यान देता था रैंकिंग पे, मार्क्स पे
बच्चों की एबिलिटी वाइज ग्रुपिंग कर दो। कि भाई ये सारे बच्चे समझदार हैं, इनका एक ग्रुप, ये थोड़े कम समझदार है, इनका एक ग्रुप, ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, थोड़े पढ़ाई में कमजोर है, इनका एक ग्रुप बना दो। तो हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन में ये सिस्टम होता था, लेकिन प्रगतिशील शिक्षा में प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाले जो थे वो सख्त खिलाफ थे रैंकिंग के, मार्क्स के और एबिलिटी वाइज ग्रुपिंग के। वो कहते थे हमें इससे मतलब ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है जो बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए वो आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा या वो अच्छा बच्चा नहीं है। तो भाई उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकेंड उन्होंने बोला व्यक्तिगत शिक्षा, क्षमता समूहीकरण, छात्रों का लेबल करना, पर्सनलाइज लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट्स। अब भाई इसमें पर्सनलाइज लर्निंग ठीक है, क्योंकि हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल में तो एक किताब हुई, एक साथ सारे बच्चों को पढ़ा दिया, भाई किसी की एबिलिटी कितनी भी हो हमने सबको साथ में पढ़ा दिया, एक ही तरीके से पढ़ा दिया, चाहे उसको समझ आए चाहे ना आए। लेकिन जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो कहता है पर्सनलाइज लर्निंग होनी चाहिए, सबके लिए पर्सनलाइज प्लान बनेगा। अगर एक बच्चा इंडिविजुअल है तो वो विजुअल से सीखता है तो उसके लिए वैसा प्लान बनेगा, कोई ऑडिटरी से सीखता है, स्पॉटिफाई सुन के सीखता है, उसके लिए अलग बनेगा, कोई भाई प्रेजेंटेशन से अच्छे से पढ़ पाता है तो उसके लिए अलग प्लान बनेगा। तो पर्सनलाइज लर्निंग बिल्कुल ठीक है कि पर्सनलाइज लर्निंग होनी चाहिए। एबिलिटी ग्रुपिंग के लिए मैंने अभी मना किया, तो एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं होगी। लेबलिंग स्टूडेंट्स कि भाई आप बच्चे को लेबल कर दे रहे हो, जैसे हम क्या होता है, जैसे हम कभी भी किसी को भी लेबल नहीं करते हैं कि भाई आप तो बुद्धिमान हो या आप बुद्धिहीन हो, आप बिल्कुल ही इडियट हो, आपको कुछ आता ही नहीं है, या आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, या आप वीक स्टूडेंट हो, या आप स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, आप इंटेलिजेंट हो या फिर आप वीक स्टूडेंट्स हो, या आप बिलो एवरेज हो। हमें ये बच्चों के साथ करना ही नहीं है, ना इंटेलिजेंट बोलना है, ना वीक बोलना है, ना अगर आप कुछ बच्चों को इंटेलिजेंट बोल रहे हो और जिनको नहीं बोल रहे हो उन्हें समझ आ रहा है ना कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, तो आप बच्चों को लेबल कर रहे हो। जैसे हमारे पर हमारा लेबल है हमारा नाम, कि भाई मुझे उसी नाम से जाना जाता है, मेरा नाम वही है, तो मैं लेबल लगा हुआ है मेरे ऊपर, मेरे घर वालों ने लगा दिया था कि भाई मेरा नाम आयुषी है ना, तो ये लेबल लग जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम बच्चों को ऐसे लेबल लगाते हैं तो वो ज़िंदगी भर के लिए अपने आप को वैसे ही देखते हैं जैसे हम ज़िंदगी भर के लिए अपने आप को आयुषी देखते हैं। आप अपने नाम से अपने आप को जानेंगे। वैसे ही अगर मैं किसी को बोल दूंगी कि ये इंटेलिजेंट है, ये डफर है, या ये इडियट है, इसको कुछ नहीं आता, वो नहीं करना है। लेबलिंग हमें नहीं करनी है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा है, नो लेबलिंग। हमें किसी की लेबलिंग नहीं करनी, हमें बच्चों को लेबल करना ही नहीं, क्योंकि वो लेबल, वो टैग उनके साथ ज़िंदगी भर चलता है। आप एक बार कपड़ों पे देखो H&M या ज़ारा या लेवाइस, तो अगर आप एक बार उन पे ये टैग लगा देते हो उनके कपड़ों पे, वो तो टैग लेबल हमेशा उनके साथ रहता है। फिर आप यही बोलते हो ना H&M का कपड़ा है, ज़ारा का कपड़ा है, या UCB का कपड़ा है, या भाई वेरो मोडा का है, तो जिस भी कंपनी का टैग लग जाता है वो कंपनी का कपड़ा हो जाता है। ऐसे ही अगर आप बच्चों को इंटेलिजेंट या वीक का टैग दे दोगे तो वो ज़िंदगी भर उनके साथ चलता है। वो आगे की ज़िंदगी में भी ये सोचेंगे कि मुझे स्कूल में वीक बोलते थे तो मैं तो वीक ही हूँ। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें टैगिंग करनी नहीं है। तो मतलब ये वाला भी गलत हुआ, ये वाला भी गलत हुआ। प्रोजेक्ट मेथड बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट मेथड हम बोलते हैं कि हमें बच्चों को कराना है। एबिलिटी ग्रुपिंग फिर से नहीं, रैंकिंग फिर से नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यानी परियोजना विधि बिल्कुल सही है, हमें बच्चों को करानी चाहिए, इसमें व्यक्तिगत शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन बाकी के सब गलत हैं। ठीक है, इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आता है करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग। अब हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई उन्होंने बोला था लर्निंग बाय डूइंग। किसने बोला था? जॉन ड्यूई ने। कि बच्चा सबसे अच्छा कैसे सीखेगा? डूइंग से या फिर एक्सपेरिमेंटेशन से। यानी जब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा डूइंग करेगा, वो उससे सीखेगा। ठीक है, ये बात हमें पता है कि हाँ, बच्चों ने ये बात कही थी कि भाई व्यक्तिगत शिक्षा होनी चाहिए, कि भाई
एक तो इंडिविजुअलाइज लर्निंग होनी चाहिए, परियोजना विधि होनी चाहिए कि भाई क्या है, प्रोजेक्ट मेथड से सीखे। जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट से खुद लगाएगा तो उसे समझ आएगा कि हाँ इससे ये हो रहा है, हाँ इससे ये हो रहा है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगा उसका। तो हमें वैसे सीखना है। फिर लर्निंग बाय डूइंग की हर चीज़ को करके सीखना है कि भाई मैं देखूंगा कि ये चीज़ होती कैसे, मैं चाय बना के देखूंगा बनती कैसे, मैं मैगी बना के देखूंगा बनाते कैसे, ऐसे मेरे को बता रहे हैं ऐसे ऐसे कर दो, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग। अब मैंने आपको बताया था जिस भी चीज़ के आगे ओ लग जाए, जैसे सहकारी, कोऑपरेटिव बैंक, सारे बैंक साथ में काम करते हैं, कुछ बैंक। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब साथ मिलके आप लोग काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग। अब पहले के टाइम पे अगर आप देखो तो पहले के टाइम पे इतना ट्रेडिशनल में इतना कंपटीशन होता था कि कोई किसी को अपने नोट्स नहीं शेयर करना चाहता था कि भाई मुझसे आगे निकल जाएगा, या कल क्या पढ़ा वो नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि वो उससे आगे निकल जाएगा या वो उससे टॉप कर लेगा, क्योंकि रैंकिंग का इतना ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर होता था या फिर मार्क्स का इतना ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर होता था कि वो लगते थे मुझे ही सबसे ज़्यादा लर्न है, मैं किसी को एग्जाम में बता दूंगा तो वो मुझसे ज़्यादा नंबर ले आएगा। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है ट्रेडिशनल में। अब कोऑपरेटिव लर्निंग की हम बात करते हैं भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रगतिशील शिक्षा में। कि भाई प्रगतिशील शिक्षा में हमें ये देखना है कि भाई कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है, यानी सहयोगपूर्ण के साथ आप सीख रहे हो कि ठीक है अच्छा चलो आपको ये समझ आ गया, मुझे ये समझ आ गया, तो हम दोनों एक दूसरे को मिलकर समझा देते हैं। अच्छा आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पे बेटर है और मेरी इस टॉपिक पे बेटर है, तो हम दोनों एक दूसरे को समझा देते हैं। अच्छा आपको ये समझ आ गया, आपने ये काम किया तो आप मेरे साथ भी शेयर कर लो। तो ये क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ भाई मिलकर सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि ठीक है आप ये समझा दो, मैं ये समझा देता हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, आप साइंस में अच्छे हो, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे को कॉन्सेप्ट बेटर समझा देते हैं, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग का भी हमें बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट है, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग के साथ सीखना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ का हमें बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हुआ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Education of all. Education of all in schools for all could be a tagline for which of the following? Education of all in schools for all निम्नलिखित में से किसके लिए एक टैगलाइन हो सकती है? अब भाई आपको ये बताना है, हमने सुना है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी जो शिक्षा है वो सभी के लिए है। मतलब आप किसी में डिफरेंस नहीं करोगे कि भाई इसको मैं पढ़ाऊंगा और इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, या ये इस स्कूल में जाना चाहिए और ये उस स्कूल में जाना चाहिए, ये हिंदी मीडियम से है तो इसको हिंदी मीडियम में पढ़ना है, ये इंग्लिश मीडियम से तो इसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, या ये गांव से आया है तो इसे हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, या ये शहर से आया है तो इसको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाओ। तो सारे सबके लिए सबकी एजुकेशन सारे स्कूल्स में है। या कोई बच्चा स्पेशल नीड्स वाला है, डिफरेंटली एबल्ड है, तो उनके लिए भी हमें सेम स्कूल में और सेम तरीके से उन्हें पढ़ाना चाहिए। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है तो उसके लिए दूसरा स्कूल खुलवाओ, उसको दूसरे स्कूल में भेजो क्योंकि वो यहाँ पे इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता, या फिर वो स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई इनको इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, इनको दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई सब बच्चों के लिए एक साथ शिक्षा और एक ही स्कूल में शिक्षा। ये कौन से इसको दर्शाता है, मतलब किसके लिए एक टैगलाइन हो सकती है निम्नलिखित में से? एकजुट शिक्षा यानी कोहेसिव एजुकेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअलाइज लर्निंग नहीं है कि बच्चे के हिसाब से लर्निंग नहीं होगी। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। अब आपको पता है दो वर्ड्स होते हैं, इंक्लूजन और एक्सक्लूड, यानी इंक्लूड और एक्सक्लूड। इंक्लूसिव बना है इंक्लूड से ही। अब इंक्लूड का मतलब क्या, हम बोलते हैं ना चलो इसको भी ग्रुप में इंक्लूड कर लो, चलो इसको भी आप इस चीज़ में इंक्लूड कर लो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इंक्लूड करने का मतलब क्या है कि हम उसको उसी में डाल रहे हैं, ठीक है। यानी अगर अब मैं बोल रही हूँ कि भाई आप चाय बनाने में चाय पत्ती के साथ साथ इलायची को भी इंक्लूड कर लो तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि चाय पत्ती को हम डाल रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। अब मैं बोल दूँ कि भाई हम जैसे लिखा होता है ना
इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, बिल में अगर आप देखेंगे तो बिलों में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। गुड सर्विस टैक्स, यानी जो आपका प्राइस है, मान लीजिए किसी चीज का 499 प्राइस है, तो वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी उस पर जो टैक्स लग रहा है वो इसी में इंक्लूडेड है। अगर मैं बोल देती हूं, अगर मैं कह रही हूं एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी 499 प्राइस है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी इस 500 रुपए में जो टैक्स है वो इंक्लूडेड नहीं है, आपको ऊपर से जो भी टैक्स लगेगा वो देना पड़ेगा, तो मतलब उसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। तो ऐसे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि भाई सब उसमें इंक्लूडेड है, सारे बच्चे उसमें इंक्लूडेड है, इररिस्पेक्टिव कि उसका एबिलिटी क्या है, वो स्पेशल नीड्स वाला है या डिफरेंटली एबल्ड है, सब उसमें इंक्लूडेड है। कोऑपरेटिव एजुकेशन कि भाई सब साथ मिलके, सहयोगी शिक्षा, सब साथ में मिलके पढ़ रहे हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव एजुकेशन यानी विशेष शिक्षा, यानी आप अलग से एजुकेशन दे रहे हो, एक्सक्लूसिवली फॉर देम, एक्सक्लूसिवली फॉर देम, तो आप एक्सक्लूसिव शिक्षा दे रहे हो, मतलब कि ये इसके लिए स्पेसिफिकली, जैसे कि भाई पेंटिंग के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल है ये, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग सिखाई जाती है। ये एक्सक्लूसिव स्कूल है फॉर योगा, यहाँ पे सिर्फ योगा सिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ योगा, तो ये एक्सक्लूसिव स्कूल्स हो गए। लेकिन इंक्लूसिव स्कूल्स मतलब उधर सारी चीज़ें सिखाई जाती है सारे बच्चों के लिए। तो एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल बेस्ट डिस्क्राइब करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को। तो हमें अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सारे बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई से भी नीड्स के हो, डिफरेंटली एबल्ड हो या स्पेशल नीड्स वाले हो, सब साथ ही में पढ़ेंगे, एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ेंगे, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, एक ही टीचर से पढ़ेंगे और सेम तरीके से, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमाइज्ड प्लान के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके लास्ट ईयर पेपर्स में भी आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हम उनके कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए मौर्य गुरु के साथ अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।